नमस्कार साथियों, ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और देखते हैं, आईसीडी या ड्रेनेज सिस्टम, या इसको अपन बोलते हैं वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। देखिए क्या है ये वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ से हर एग्जाम में आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाएंगे। वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम क्या है? वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, इसके नाम कई नाम से अपन इसको जानते हैं। एक आपने कहा वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, या एक और नाम बोलते हैं इसको क्लोज्ड इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। एक नाम आपने बोला वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, एक आपने बोला क्लोज्ड इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम। जनरली अपन इसको आईसीडी सिस्टम भी बोलते हैं, आईसीडी सिस्टम भी बोल देते हैं, ड्रेनेज सिस्टम भी बोल देते हैं। तो ये इसके नाम है। यहाँ सबसे पहले आपने देखा वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। इसका नाम वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम क्यों पड़ा? सबसे पहली बात ये मैं अभी आपको जस्ट आगे थोड़ी देर में बताऊंगा। दूसरा आपने कहा क्लोज्ड इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, यानी क्लोज्ड का मतलब ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है एक बोतल के साथ कनेक्ट होता है और पूरा का पूरा एयर प्रूफ सिस्टम होता है, पूरा का पूरा एक क्लोज सिस्टम होता है, इसलिए इसका नाम क्लोज दिया। इंटरकोस्टल यानी आपकी जो रिब्स हैं उन रिब्स के बीच में से अपन कहाँ प्लूरल स्पेस में एंटर करवाते हैं, इसलिए इसका नाम इंटरकोस्टल चेस्ट। और ड्रेनेज सिस्टम यानी प्लूरल केविटी के अंदर अपन कहाँ से दो कोस्टा के बीच में, दो रिब्स के बीच में एक ट्यूब डालते हैं और वहाँ से अपन ड्रेनेज को निकालते हैं, इसीलिए इसको क्लोज्ड इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम भी बोला गया है। अब आपने कहा वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सील को देखो आगे बताएंगे क्या है। दूसरा आईसीडी का मतलब भी इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम होता है। जनरली ये जो आईसीडी सिस्टम है ये आपका किस पे, ग्रेविटी पे काम करता है। किस पे काम करता है? ग्रेविटी पे काम करता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है इसका, यहाँ पर इसका देखेंगे डेफिनेशन क्या होता है, क्या डेफिनेशन होता है, पर्पज क्या है इसके। देखिए अलग अलग पर्पज क्या है, इंडिकेशंस क्या है। इंडिकेशन के बाद में अपन जाएंगे ये सिस्टम क्या क्या है, या फिर इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कौन से हैं जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। उसके बाद में ये सिस्टम, जैसे कि आपने बोला 1 बोतल सिस्टम, 2 बोतल सिस्टम, 3 बोतल सिस्टम होता है, और उसके साथ में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और लास्ट में अपन इसको कैसे रिमूव करते हैं, इन सब कंडीशंस के बारे में अपन डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले अपन इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। देखिए जनरली इसका मैं ओवरव्यू बता देता हूँ। होता क्या है, कई बार आपकी जो चेस्ट केविटी है, प्लूरल केविटी है, उस प्लूरल केविटी के अंदर फ्लूइड भर जाता है या फिर एयर भर जाती है। ऐसी कंडीशन में आपके लंग्स हैं वो प्रॉपर एक्सपेंशन नहीं कर पाते, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी कंडीशन हो जाती है, कोलैप्स होने के चांस होते हैं। ऐसी कंडीशन में वहाँ से आपको उस फ्लूइड को या एयर को क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है। इसके दो मेथड होते हैं, या तो उस फ्लूइड को अपन डायरेक्ट एक निडल डाल के और उसकी सहायता से अपन बाहर निकाल दें, उस कंडीशन को निडल की सहायता से बाहर निकालना थोरासेंटेसिस बोला जाता है। या फिर अपन एक चेस्ट ट्यूब डाल के, चेस्ट में कोस्टा के बीच से एक ट्यूब डाल के और उसको क्या करें, बाहर निकालें। तो जो चेस्ट ट्यूब का यूज करते हुए बाहर निकालते हैं वो सिस्टम क्या कहलाता है, इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, या इसको वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम भी बोला जाता है। ये सारा चीज़ें इसका एक ओवरव्यू है। अब देखिए इसमें क्या क्या अपन करते हैं, क्या क्या चीज़ें, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं इसके लिए, इन सब के बारे में क्या क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इसका डेफिनेशन है। देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं
कोई भी ट्यूब है उसको इंसर्ट करते हैं कहाँ पे, प्लूरल कैविटी में। किसके लिए इंसर्ट करते हैं, किसके लिए, या तो किसी फ्लूइड के लिए या फिर किसी एयर के लिए अपन इसको क्या करते हैं वहां पर। तो अपन कह सकते हैं आईसीडी ड्रेनेज सिस्टम का मतलब होता है टू रिमूवल एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड ओब्लिक एयर। अब यहाँ फ्लूइड की बात करते हैं, यहाँ फ्लूइड में कुछ भी हो सकता है, पस हो सकती है, सीरस फ्लूइड हो सकता है, ब्लड हो सकता है, लिम्फ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एयर फ्रॉम प्लूरल स्पेस with use of चेस्ट ट्यूब का यूज करते हुए, चेस्ट ट्यूब के यूज के साथ में किससे, प्लूरल स्पेस से फ्लूइड और एयर को बाहर निकालना क्या कहलाता है, इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है। ये तो सिर्फ इसका क्या है, डेफिनेशन है। अब यहाँ पर्पस देखिए, क्या पर्पस होंगे। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपके प्लूरल कैविटी में, प्लूरल स्पेस में नेगेटिव प्रेशर नहीं होता है तो एक ऐसी कंडीशन में गैसीय एक्सचेंज नहीं होगा। तो नेगेटिव प्रेशर डेवलप करने के लिए भी अपन आईसीडी का यूज कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा थोरेसिक से रिलेटेड कोई भी जो सर्जरी होती है उसमें जो ड्रेन होता है उस ड्रेन को भी अपन किससे रिमूव करते हैं, ये आईसीडी ड्रेनेज सिस्टम होता है, इसी से रिमूव करते हैं जिससे कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। तो ये जनरली इसके क्या है, पर्पज हैं। तो यहाँ देखिए क्या पर्पज है इसका, ये तो डेफिनेशन आप समझ गए होंगे। पर्पज देखिए यहाँ पर इसका पर्पज आपने कहा एबनॉर्मल फ्लूइड को कलेक्शन या एस्केप करना, फ्लूइड ओब्लिक एयर फ्रॉम प्लूरल स्पेस से फ्लूइड और एयर को क्या करना, हटाना, एस्केप करना, नंबर एक बात। नंबर दो, तो एस्केप फ्लूइड ओब्लिक एयर फ्रॉम द प्लूरल स्पेस। दूसरा यहाँ पे अपन बात करते हैं ये कि नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी आईसीडी सिस्टम का यूज किया जाता है टू मेंटेन नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करने के लिए टू मेंटेन द नेगेटिव प्रेशर। तीसरा इसके अंदर आता है यहाँ पे, जब भी कोई थोरेसिक सर्जरी होती है उसमें भी जो ड्रेन होता है उसको भी अपन किसके द्वारा, ड्रेनेज सिस्टम के द्वारा रिमूव करते हैं। तो अपन कह सकते हैं टू रिमूव ड्रेन ड्यूरिंग प्रोसीजर या मैं कह दूं इन थोरेसिक सर्जरी के दौरान भी अपन किसका यूज करते हैं, आईसीडी सिस्टम का यूज करते हैं। तो जो एबनॉर्मल फ्लूइड और एयर है उसको हटाना, नेगेटिव प्रेशर को मेंटेन करना, और जो ड्रेन होता है कोई प्रोसीजर के दौरान, थोरेसिक सर्जरी के दौरान, उसको रिमूव करना। ये इसके क्या हैं, पर्पज हैं, किसके, इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के। क्लियर है। जनरली एक और बात देखी जाती है, यहाँ पे इंडिकेशन की बात करते हैं, किन किन कंडीशंस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, किन किन चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है। देखिए ये आईसीडी सिस्टम आपने सुना होगा, न्यूमोनिया, क्या सुना होगा,
न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में भी क्या होता है, जो आपका चेस्ट है वहाँ पे ड्रेन इकट्ठा हो जाता है, न्यूमोनिया है। न्यूमोथोरेक्स है, न्यूमोथोरेक्स है, न्यूमोथोरेक्स। इसके अलावा आपका हीमोथोरेक्स है, हीमोथोरेक्स है। न्यूमोथोरेक्स का न्यूमोनिया, न्यूमोथोरेक्स का मतलब है एयर, हीमोथोरेक्स का मतलब है ब्लड का कलेक्शन हो जाए। हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स और हाइड्रोथोरेक्स की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपन किसकी बोलेंगे, सीरस फ्लूइड की बात करेंगे, सीरस फ्लूइड की बात करेंगे। तो न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोनिया, हीमोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स, काइलोथोरेक्स, काइलोथोरेक्स। काइलोथोरेक्स का मतलब यहाँ लिम्फ की बात करेंगे, तो लिम्फ अगर लिम्फ हो जाए तो ऐसी कंडीशन में, लिम्फ की कंडीशन में। उसके बाद में पायोथोरेक्स की बात करते हैं, पायोथोरेक्स। और पायोथोरेक्स में आपका आएगा पस की बात करेंगे। अगर पस का कलेक्शन हो जाए तो ऐसी कंडीशन में भी अपन किसका यूज कर सकते हैं, आईसीडी सिस्टम का यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अपन बात करते हैं इन थोरेसिक सर्जरी, इन थोरेसिक सर्जरी, थोरेसिक सर्जरी की कंडीशन में भी अपन बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें यहाँ पे आपने बोली, न्यूमोनिया है, न्यूमोथोरेक्स है, हाइड्रोथोरेक्स है, काइलोथोरेक्स है, पायोथोरेक्स है, थोरेसिक सर्जरी है। इन कंडीशंस में अपन किसका यूज कर सकते हैं, आईसीडी सिस्टम का यूज कर सकते हैं, इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम का यूज कर सकते हैं। यूजुअली इसको कितने दिन के लिए यूज किया जाता है, देखिए ये कंडीशन पे डिपेंड करता है वैसे तो पेशेंट के कि कितने दिन तक आप इसको अंदर रखेंगे, लेकिन यूजुअली बीएचयू 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और वहाँ पूछा गया था आईसीडी सिस्टम को, तो जनरली अपन 3 to 5 डेज के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो जनरली जो आईसीडी सिस्टम है, आईसीडी सिस्टम इसका जनरली कितने टाइम तक यूज किया जा सकता है, तो 3 to 5 डेज तक। कितना, 3 to 5 डेज तक अपन इसका यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बीएचयू 2018 में पूछा गया था, ये क्वेश्चन बीएचयू 2018 में पूछा गया था कि आईसीडी सिस्टम को जनरली अपन कितने टाइम तक यूज कर सकते हैं, करते हैं। तो वैसे तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है पेशेंट की। तो ये तो देखो नॉर्मली आपने देखा कि आईसीडी सिस्टम क्या है, इसका पर्पज क्या है, इसका इंडिकेशंस क्या हैं और ये कितने टाइम तक अपन इसको जनरली यूज करते हैं। अब आगे अपन देखते हैं इसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कौन कौन से हैं जो इस आईसीडी सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए वन बाय वन। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर affect to chest drainage system, influencing factor affect to chest drainage system। चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम को कौन कौन से इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हैं वो यहाँ पे आपका इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्लाइंट का पोजीशन क्या होना चाहिए, जब आप आईसीडी सिस्टम लगा रहे हैं या लगा हुआ है तो क्या पोजीशन होना चाहिए, हमेशा देखना पोजीशन ऑफ क्लाइंट, पोजीशन ऑफ क्लाइंट। देखिए क्लाइंट का पोजीशन क्या होना चाहिए, आपको पता है ये जो आईसीडी सिस्टम है ये किस पे आधारित है, ग्रेविटी के आधार पे है। अगर अपन चेस्ट पे ग्रेविटी मेंटेन करना है तो आपको कौन सी पोजीशन मेंटेन करनी पड़ेगी, फाउलर पोजीशन। इसीलिए क्लाइंट की पोजीशन कौन सी होगी, फाउलर पोजीशन। तो अपन कह सकते हैं पोजीशन ऑफ क्लाइंट कौन सी होगी, फाउलर पोजीशन।
फाउलर पोजीशन, फाउलर पोजीशन। और फाउलर पोजीशन जनरली अपन कहाँ मानते हैं, नियर द एज ऑफ द बेड, नियर द एज ऑफ द बेड, जहां पर बेड का एज है वहां पे आपका क्या लगभग अपना किस पोजीशन में फॉरवर्ड, जिससे कि अगर क्लाइंट पोजीशन चेंज करता हो तो इस पे किसी प्रकार का क्या नहीं हो, लूप फॉर्मेशन नहीं हो। तो आपने कहा फॉरवर्ड पोजीशन, क्लाइंट का पोजीशन क्या होना चाहिए। दूसरी जो आपकी बात आती है यहाँ, पोजीशन ऑफ ड्रेनेज बोतल। ड्रेनेज बोतल यानी एक आपने चेस्ट में ट्यूब डाला, चेस्ट में ट्यूब डाल के उस चेस्ट ट्यूब को किससे कनेक्ट करेंगे, ड्रेनेज बोतल से कनेक्ट करेंगे। तो ये पूछा जाता है इस ड्रेनेज बोतल को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो एक बात आप सोचो कि आपको क्या मेंटेन करना है, ग्रेविटी मेंटेन करना है। ग्रेविटी मेंटेन करने के लिए जो ये चेस्ट ड्रेनेज बोतल है कहाँ होनी चाहिए, ऑलवेज बिलो द चेस्ट लेवल, ऑलवेज बिलो द चेस्ट लेवल। चेस्ट लेवल के नीचे होगी तभी क्या होगा, ग्रेविटी मेंटेन होगी। तो अपन सेकंड बात यहाँ बोल सकते हैं पोजीशन ऑफ ड्रेनेज बोतल, पोजीशन ऑफ ड्रेनेज बोतल। ड्रेनेज बोतल की पोजीशन क्या होगी, ड्रेनेज बोतल की पोजीशन क्या होगी। देखिए मैं आपने बोला कहाँ होगी, ऑलवेज बिलो द चेस्ट लेवल। पोजीशन ऑफ ड्रेनेज बोतल कहाँ होगी, ऑलवेज बिलो द चेस्ट लेवल, ऑलवेज बिलो द चेस्ट लेवल, ऑलवेज बिलो द चेस्ट लेवल टू मेंटेन ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए ये हमेशा कहाँ होना चाहिए, चेस्ट लेवल से नीचे होना चाहिए। तो ऑलवेज बिलो द चेस्ट लेवल टू मेंटेन द ग्रेविटी को मेंटेन करने के लिए। नंबर 2 बात, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ड्रेनेज बोतल की पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो ऑलवेज बिलो द चेस्ट लेवल होना चाहिए। क्यों, टू मेंटेन द ग्रेविटी। थर्ड पॉइंट देखना है यहाँ पे, एक्टिविटी ऑफ क्लाइंट, क्लाइंट का एक्टिविटी क्या होनी चाहिए। तो क्लाइंट की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, क्लाइंट को हमेशा डीप ब्रीथ एंड लाइट कफिंग के लिए क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, जिससे क्या होगा, लंग्स का एक्सपेंशन अच्छा होगा। और लंग्स का एक्सपेंशन होगा और रेस्पिरेटरी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो ड्रेन है वो भी क्या होगा, अच्छे से होगा। तो आपने कहा एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, तो अपन कहेंगे एनकरेज टू क्लाइंट for deep breath exercise and light coughing। आपने कहा एक्टिविटी ऑफ क्लाइंट की एक्टिविटी क्या होगी, तो आपने कहा एनकरेज टू क्लाइंट फॉर डीप ब्रीथ एक्सरसाइज एंड लाइट कफिंग, यानी लाइट कफिंग और डीप ब्रीथ एक्सरसाइज के लिए अपन इसको क्या करेंगे, एनकरेज करेंगे क्लाइंट को। इससे क्या होगा, इससे आपका लंग्स का एक्सपेंशन है वो अच्छा होगा। इससे आपको जो क्लाइंट है उस क्लाइंट को अपन एनकरेज, रेस्पिरेटरी जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे इससे यहाँ इसको क्या फायदा होगा, टू अलाउ expansion of lungs and increase strength of respiratory
रेस्पिरेटरी मसल्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगी। और अगर ऐसा होता है, आपने कहा टू अलाउ एक्सपेंशन ऑफ लंग्स एंड इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, तो अपन क्या किससे बचा सकते हैं? न्यूमोनिया जैसी कंडीशन डेवलप होने से बचाया जा सकता है। तो टू प्रिवेंट फ्रॉम द न्यूमोनिया जैसी कंडीशन से बचाया जा सकता है। क्लियर है? अब आता है फोर्थ पॉइंट आता है यहाँ आपका, फोर्थ पॉइंट आता है साइज ऑफ चेस्ट ट्यूब। साइज ऑफ चेस्ट ट्यूब, साइज ऑफ चेस्ट ट्यूब, चेस्ट ट्यूब की साइज कितनी होती है इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए यहाँ पे जनरली जो साइज है वो कितनी होती है, 6 फ्रेंच से लेकर के 40 फ्रेंच तक की ट्यूब पाई जाती है। जनरली कितनी, 6 फ्रेंच से लेकर के 40 फ्रेंच तक की ट्यूब पाई जाती है। देखिए चेस्ट ट्यूब में अगर अपन बात करते हैं तो जनरली जो चाइल्ड होता है उसके लिए अपन 6 फ्रेंच से लेकर के 20 फ्रेंच तक का यूज करते हैं। चाइल्ड के लिए जनरली अपन 6 फ्रेंच से लेकर के 20 फ्रेंच तक का यूज करते हैं। अगर एडल्ट की बात अपन करते हैं तो अपन कह रहे हैं 20 से लेकर के 40 फ्रेंच तक का यूज कर सकते हैं। इसमें भी जनरली जो अपन यूज करते हैं 28 फ्रेंच या 30 फ्रेंच का यूज किया जाता है। एवरेज जो अपन एडल्ट के लिए यूज करते हैं 28 फ्रेंच या फिर अपन 30 फ्रेंच का ट्यूब यूज करते हैं जनरली। तो आपने कहा साइज ऑफ चेस्ट ट्यूब क्या होती है। उसके बाद में आपने देखेंगे प्लेसमेंट कहाँ करते हैं इस चेस्ट ट्यूब का, कहाँ इसको आपने देखिए यहाँ पे बात करेंगे अपन 5th पॉइंट पे, प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब का प्लेसमेंट कहाँ पे किया जाएगा, प्लेसमेंट ऑफ चेस्ट ट्यूब। चेस्ट ट्यूब का देखिए प्लेसमेंट कहाँ करेंगे जनरली। देखिए अगर अपन बात करते हैं एयर के लिए, क्योंकि दो चीजें आपने यहाँ बोली थी, एक न्यूमोथोरेक्स बोला था और एक फ्लूइड के लिए बोला था। अगर न्यूमोथोरेक्स के लिए अपन बात करते हैं तो यहाँ पे अपन कहेंगे क्योंकि एयर होती है वो आपके फ्लूइड से क्या हल्की होती है ऊपर की तरफ, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। जबकि अगर अपन बात करते हैं फ्लूइड के लिए तो अपन 7th ओब्लिक 8th ओब्लिक 9th इंटरकोस्टल स्पेस में लगाते हैं, वो भी कहाँ, एट मिड एक्सिलरी लाइन। कहाँ पे, ये जो मिड एक्सिलरी लाइन है वहाँ पे अपन इसका यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ बात करते हैं फॉर एयर, अगर एयर के लिए बोले तो कहाँ बोलेंगे, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस। और अगर अपन बात करते हैं यहाँ फॉर फ्लूइड के लिए तो यहाँ अपन बोलते हैं 7th ओब्लिक 8th ओब्लिक 9th इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन। तो आपने कहा अगर अपन फ्लूइड की बात करते हैं तो फ्लूइड के लिए अपन कहाँ करेंगे, 7th ओब्लिक 8th ओब्लिक 9th इंटरकोस्टल स्पेस। और अपन कहाँ पे, एट मिड एक्सिलरी लाइन, कहाँ पे, मिड एक्सिलरी लाइन पे करेंगे। तो ये फ्लूइड के लिए आपने बताया, ये आपने एयर के लिए बताया। तो आपने सेकंड इंटरकोस्टल और यहाँ आपने बोला 7th ओब्लिक 8th ओब्लिक 9th इंटरकोस्टल स्पेस की बात की। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स देख रहे थे जो कि अफेक्ट करते हैं किसको, चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम को। इसमें सबसे पहले आपने देखा क्लाइंट का पोजीशन क्या होना चाहिए, तो आपने कहा फाउलर पोजीशन। फिर आपने कहा ड्रेनेज बोतल का पोजीशन ऑलवेज हमेशा चेस्ट लेवल के नीचे होना चाहिए। क्लाइंट की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, आपने कहा क्लाइंट की एक्टिविटी के लिए अपन कहेंगे डीप ब्रीथ एक्सरसाइज और लाइट कफिंग। फोर्थ आपने कहा साइज क्या होती है, तो 6 फ्रेंच से लेकर के
40 फ्रेंच तक के चेस्ट ट्यूब पाई जाती हैं। और फिफ्थ आपने कहा प्लेसमेंट कहाँ पे करेंगे, इसका प्लेसमेंट कहाँ पे करेंगे, तो आपने कहा कहाँ, एयर के लिए सेकंड इंटरकोस्टल पे, जबकि फ्लूइड और उसके लिए कितने पे करते हैं, 7th ऑब्लिक 8th ऑब्लिक 9th इंटरकोस्टल स्पेस एट मिड एक्सिलरी लाइन पे अपन करते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स के बारे में अपन बात की। अब आगे चलते हैं अपन, ये जो आपका सिस्टम है, ये जो आईसीडी सिस्टम है, इस आईसीडी सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है, कितने टाइप्स का होता है, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें होता क्या क्या है, इसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए आगे, जनरली यहां पर टाइप्स ऑफ आईसीडी सिस्टम, ये इंटरकोस्टल चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के टाइप कौन कौन से हैं, कितने प्रकार का होता है। देखिए 3 प्रकार का पाया जाता है ये आपका सिस्टम। एक होता है वन बोतल सिस्टम, एक होता है वन बोतल सिस्टम, एक होता है टू बोतल सिस्टम, टू बोतल सिस्टम, टू बोतल सिस्टम, एक होता है 3 बोतल सिस्टम। 3 प्रकार के बोतल सिस्टम पाए जाते हैं यहाँ पे। एक होता है वन बोतल सिस्टम, एक होता है 2 बोतल सिस्टम और एक होता है 3 बोतल सिस्टम। देखिए वन बोतल सिस्टम का क्या मतलब है। वन बोतल सिस्टम में एक ही बोतल होती है, उसी में आपका ड्रेन आता है और उसी में आपका वाटर सील, बोतल भी उसी में ही होता है, वाटर भी उसी में लेते हैं। वाटर का यूज क्यों किया जाता है वो अपन आगे देखेंगे। 2 बोतल सिस्टम, 2 बोतल सिस्टम के अंदर अपन अलग अलग होती हैं, ड्रेनेज बोतल अलग होती है और वाटर सील और एक सक्शन कंट्रोल बोतल अलग होती है। जबकि 3 बोतल सिस्टम में सारे सिस्टम अलग अलग होते हैं, एक ड्रेनेज बोतल पाई जाती है, एक वाटर सील बोतल होती है और तीसरी जो बोतल होती है वो सक्शन कंट्रोल बोतल पाई जाती है। देखिए इसका थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं अपन, डायग्राम पे जाते हैं। क्या डायग्राम होते हैं इनके, देखना यहाँ पे, ये एक आप डायग्राम देखेंगे। इस डायग्राम में आपके तीनों प्रकार के सिस्टम्स हैं। इस 3 प्रकार के सिस्टम में आपने देखा यहाँ एक सिस्टम यहाँ पे पाया जाता है। इस सिस्टम को अपन ने देखा, एक ही बोतल है, एक बोतल से एक ट्यूब निकल रही है और ये कहाँ जा रही है, चेस्ट में जा रही है। ये कहाँ जा रही है, चेस्ट में जा रही है। क्लियर है। दूसरा यहाँ पर एक बोतल है, इसको एयर वेंट है, इसके अंदर क्या लगा हुआ है, एयर वेंट लगा हुआ है। इस ट्यूब में यहाँ इसमें जो ये चेस्ट से आ रही है, इस ये जो किसमें डिप हो रखी है, एक पानी में डिप हो रखी है, वो लगभग कितना 3 to 5 सेंटीमीटर। तो वाटर सील और ड्रेनेज बोतल दोनों एक ही में है, इसलिए इसको वन बोतल सिस्टम बोलते हैं। यहाँ देखिए दूसरी बोतल, इसमें वाटर सील और ड्रेनेज बोतल ये दोनों एक में हैं, जबकि यहाँ पर ये जो सक्शन कंट्रोल बोतल है ये अलग है। तो ये 2 में ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर आपको सक्शन कंट्रोल की ज़रूरत पड़ती है तो 2 अलग अलग, इसमें सक्शन अपन क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे, जबकि इसमें वाटर सील और ड्रेनेज। तीसरी बोतल की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों, क्योंकि जब अगर मान लीजिए तीनों बोतलों को अलग अलग कर दिया जाए, तीनों बोतलों का मतलब होता है ये आपकी कौन सी ड्रेनेज बोतल हो गई, दूसरा कौन सा वाटर सील बोतल है और तीसरा कौन सा है, सक्शन कंट्रोल बोतल है। तीनों को अलग अलग कर दिया तो ये क्या बन गया, 3 बोतल सिस्टम बन गया। तो 3 प्रकार के सिस्टम अवेलेबल होते हैं, 1 बोतल सिस्टम, 2 बोतल सिस्टम, 3 बोतल सिस्टम। क्लियर है बात। अब देखो आगे चलते हैं, इसको वाटर सील क्यों बोला गया है, इस मैं सिस्टम को आपको थोड़े से और सिस्टम भी बता देता हूँ। बाकी आपका वाटर, जैसे वाटर सील बोतल है, ड्रेनेज, ठीक है। यहाँ पर अब मैं तीनों के बारे में, ड्रेनेज बोतल का क्या काम है, वाटर सील बोतल का क्या काम है और सक्शन कंट्रोल बोतल का क्या काम है, अलग अलग अपन देखेंगे। तो इसके लिए अपन जो आइडियली पढ़ने जाते हैं वो कौन सा पढ़ने जाएंगे, 3 बोतल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। 3 के बारे में पढ़ेंगे तो ऑलरेडी 2 के बारे में भी उसमें डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। क्लियर है। अब मैं 3 बोतल सिस्टम पे चलूंगा। देखो आगे, यहाँ एक और डायग्राम आप देख रहे हैं, कई बार डायग्राम दे देता है और ये पूछ लेता है कि ये क्या है। देखिए इसमें 3 है, एक ये चैम्बर है, ये सक्शन कंट्रोल है और ये अपने एयर लीक मॉनिटर लगा हुआ होता है इसमें। यहाँ जो ये है ये पेशेंट से आ रहा है, ये वाला जो है ये पेशेंट से आ रहा है।
इसका मतलब जो पेशेंट से आ रहा है वो कौन सी बोतल होती है, जो पेशेंट से आती है वो कौन सी, कलेक्शन चैम्बर यानी ड्रेनेज बोतल होती है। और इसके इधर वाला जो ये एक है, ये यहाँ पर कौन सा है, वाटर सील चैम्बर होता है। क्या होता है, वाटर सील चैम्बर। तो 3 चैम्बर हैं, एक ये चैम्बर पाया जाता है, एक ये, एक दूसरा ये वाला चैम्बर है, और एक तीसरा ये वाला चैम्बर है। क्लियर है, ऐसे करके 3 चैम्बर यहाँ पे हैं। ये सक्शन कंट्रोल होता है, ये सक्शन कंट्रोल पाया जाता है, ये यहाँ पर एयर के लिए दे रखा है, और ये वाला जो है यहाँ पर, ये किसके लिए, वाटर सील चैम्बर के रूप में। तो अगर ऐसा सिस्टम दिखे आपको तो ये सिस्टम 3 बोतल सिस्टम होता है। क्या होता है, जिस पे आपको ये दिखेंगे ना, मार्किंग दिखेगी, वो मार्किंग वाला तो होता है हमेशा ड्रेनेज बोतल। मार्किंग के पास में यहाँ ये देखो पानी का सा ये है, ये वाटर सील, और ये जो ब्लैक सा आपको सक्शन के लिए यूज कर रहा है। क्लियर है। इसका एक और डायग्राम देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम और देखते हैं, इसमें है, देखिए यहाँ आपको अपन समझाएंगे कि क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले अपन यहाँ बात करते हैं, एक ये बोतल है, इस बोतल का नाम है ड्रेनेज बोतल। इसको क्या बोला गया है, ड्रेनेज बोतल बोला गया है। ठीक है, इस ड्रेनेज बोतल में यहाँ क्या होता है, देखो यहाँ से ये वाली एक ट्यूब आती है, इसमें ये ट्यूब यहाँ किसके साथ में है, पेशेंट के साथ में है, और पेशेंट से यहाँ पर ये जो कलेक्शन आ रहा है वो ड्रेनेज में आ रहा है, और यहाँ से जो एयर आती है वो एयर कहाँ चली जाती है, इसमें जा रही है, इसमें से जाके वो एयर कहाँ जा रही है, यहाँ पे। अब देखिए पहले एक बात अपन देखते हैं यहाँ से कि ये जो आपका सिस्टम है इसको वाटर सील क्यों बोला गया है, वाटर सील क्यों कहा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा एक बात बताना चाहूँगा मैं। देखिए जनरली मान लीजिए कि अपन 1 बोतल सिस्टम की बात करते हैं। एक बार मैं इस 1 बोतल सिस्टम की बात करता हूँ जनरली। जैसे मान लो ये एक बोतल है आपके पास, ये एक बोतल है, ये बोतल है। क्लियर है। इस बोतल में ये आपने बोतल ली, ये वाटर सील बोतल है, ड्रेनेज बोतल है, सारा ये एक बोतल। यहाँ एक नली आपने ली, एक नली ये ले ली, और इस नली को आपने यहाँ से किसके साथ कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ पे चेस्ट के साथ, ये यहाँ पे किसके साथ कनेक्ट कर दिया, चेस्ट के साथ। एक और ट्यूब आपने यहाँ पर ली, एक और ट्यूब यहाँ पर ली, और ये जो ट्यूब है इसको अपन बोलेंगे एयर वेंट। इसको क्या बोलेंगे, एयर वेंट। देखना समझना पहले होता क्या है यहाँ पे। जनरली अपन क्या मानते हैं कि ये जो पूरा सिस्टम होता है ये एयर प्रूफ होता है, एयर लीकेज नहीं होता है। मान लो एक बार देखना यहाँ से, ये चेस्ट से मान लीजिए कोई ड्रेनेज आता है, तो वो ड्रेनेज किस में आ जाएगा, इसमें आपको ड्रेनेज दिखेगा। क्लियर है। अगर इस चेस्ट में से कोई एयर आती है तो वो एयर कहाँ आएगी, यहाँ आके वो एयर कहाँ चली जाएगी, यहाँ से आके बाहर चली जाएगी। ये बात क्लियर है। लेकिन एक बात सोचना, यहाँ पर ये यहाँ से बाहर तो चली जाएगी, लेकिन अगर आप एनवायरमेंटल प्रेशर ज़्यादा है तो ये एयर यहाँ से वापस भी आ सकती है, और वापस आएगी तो ये इस नली से होते हैं वापस कहाँ चली जाएगी, चेस्ट पे। यहाँ आप क्या करना चाहते हैं, चेस्ट से एयर को रिमूव करना चाहते हैं, या चेस्ट के अंदर भेजना चाहते हैं एयर को। तो यहाँ अगर ये नली दोनों ऐसे ओपन रहेंगी बाहर से, तो ये जो एयर है वापस जा सकती है। इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस बोतल में कुछ लेवल तक, यानी यहाँ पर क्या भर देते हैं 100 ml, इसमें 100 ml NS/ वाटर भरते हैं, 100 ml NS/ वाटर भर देते हैं। और यहाँ पे एक और बात, ये जो आपकी NS है, इसमें ये वाली जो बोतल है, कौन सी, ये वाली जो आपकी है जो ड्रेनेज, इसको इसके अंदर इन्होंने क्या कर दिया, डिप कर दिया। इसमें इन्होंने क्या कर दिया, डिप कर दिया। अब देखिए अगर ये इसको डिप करते हैं तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से जो ड्रेन आएगा वो इस ड्रेनेज में आ जाएगा, लेकिन यहाँ से अगर कोई एयर आती है तो वो एयर क्या करेगी, इस बबल्स के रूप में। और एयर हमेशा वाटर या फ्लूइड से क्या होती है, हल्की होती है, तो ये तुरंत बाहर निकलेगी। जैसे ही बाहर निकलेगी इस ट्यूब के द्वारा कहाँ चली जाएगी, बाहर चली जाएगी। लेकिन अगर आप सोचो, मान लो बाहर से कोई हवा आ जाती है, एयर आती है, अगर बाहर से यहाँ से कोई एयर, मान लीजिए वहाँ से कोई एयर आ रही है, यहाँ से कोई एयर आती है, एयर आ रही है,
अगर एयर आएगी तो यहाँ कभी भी एयर है वो वाटर के नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि वाटर भारी होता है और ये हल्की इसके नीचे तो नहीं जा सकती। इसका मतलब है इसके नीचे नहीं जाएगी तो ये इसके अंदर ट्यूब में जाएगी क्या? नहीं जा पाएगी। इसका मतलब है ये जो इसमें वाटर है ये किसकी तरह काम कर रहा है? एक सील की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है? सील की तरह। और ये क्या कर रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर को वापस से चेस्ट केविटी में, प्लूरल केविटी में जाने से रोकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। यानी यहां पर वाटर क्या काम कर रहा है? सील का काम करता है, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को वापस प्लूरल केविटी में जाने से रोकता है। इसीलिए इस सिस्टम का नाम पड़ा है वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। क्या पड़ा है? वाटर सील चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम। क्लियर है? ये बात आपको यहां से क्लियर हो गई। अब मैं वापस थोड़ा सा वापस आता हूं तुम्हारे उस सिस्टम पे। देखो यहां पे आते हैं। ये तो 1 बोतल सिस्टम के लिए मैंने बता दिया। यहाँ 3 बोतल सिस्टम में 3 चीजें हैं। एक ये ड्रेनेज बोतल है, इसको बोलते हैं दूसरे को वाटर सील बोतल। क्या बोलते हैं? वाटर सील बोतल। और इस तीसरे को बोलते हैं सक्शन कंट्रोल बोतल। सक्शन कंट्रोल बोतल, ये तीसरी आपकी सक्शन कंट्रोल बोतल है। 3 बोतल आपके पास हो गई, ड्रेनेज, वाटर सील। अब देखो, अब यहाँ पे अपन ने अलग है जिसका नाम है, वैसे इसमें वाटर लिया गया, वाटर लिया गया तो यहाँ से ये जो ट्यूब है उसको वाटर में डिप कर दिया। क्यों? क्योंकि इधर से अगर कोई एयर आए तो वो वापस से एयर, जैसे मान लीजिए कोई एयर यहाँ गई और वो एयर इसे वापस लेगी, लेकिन ये एयर वापस इसमें नहीं आ सके, इसमें जाके यहाँ नहीं जाए, इसलिए इसमें अपन ने क्या भर दिया? वाटर। और वाटर है यहाँ किसका काम करता है? सील का काम करता है। इसीलिए इसको वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम बोला गया है। ये तो है। अब देखो 1 बाय 1 एक एक बोतल के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे ये जो ड्रेनेज बोतल है ये डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट होती है? चेस्ट ट्यूब के साथ। किसके साथ? चेस्ट ट्यूब के साथ। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, इसमें यहाँ जो आता है क्या आता है? ड्रेन आता है। इस ड्रेन को आपको मॉनिटर करना होगा। नॉर्मल जो आप ड्रेन बात करते हैं वो 70 से 100 ml पर आवर तक आ सकता है। अगर इससे ज़्यादा आता है तो ये एबनॉर्मल कंडीशन होती है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? तुरंत एससीपी को नोटिफाई करना चाहिए। देखो पहले एक एक बात ये, और एक और बात, ये ड्रेनेज जो बोतल है ये ऑलवेज और ऑलवेज चेस्ट से क्या होना चाहिए? नीचे होना चाहिए, नहीं तो ग्रेविटी मेंटेन नहीं होगा। 2 बात। तो यहाँ पर 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, ड्रेनेज बोतल डायरेक्ट किसके साथ कनेक्ट होती है? चेस्ट ट्यूब के साथ कनेक्ट होती है। दूसरा क्वेश्चन आता है ये हमेशा कहाँ होनी चाहिए? इट ऑलवेज बिलो द लेवल ऑफ चेस्ट होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन बनता है इसके अंदर जो ड्रेन आता है उसको मॉनिटर करना है, और वो नॉर्मल ड्रेन कितना हो सकता है? 70 to 100 ml पर आवर तक हो सकता है। अगर यहाँ क्वेश्चन आ जाए अगर 70 to 100 ml पर आवर से ज़्यादा हो जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में नोटिफाई करेंगे किसको? एससीपी को। क्लियर है? तो ये 3। एक और, इस ड्रेनेज जो होता है इसके कलर को अपन हमेशा असेस करते रहेंगे। अगर ये अचानक से बढ़ जाए या इसका कलर अचानक से ब्राइट रेड कलर हो जाए, ऐसी कंडीशन में भी अपन एससीपी को नोटिफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई आपकी जो आर्टरी है, वेसल्स हैं, वो क्या हो गई? इंजर्ड हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें अपन इसमें क्या करेंगे? तो पहला, सबसे पहला बात करेंगे ड्रेनेज बोतल का। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पर ड्रेनेज बोतल की। ड्रेनेज बोतल, ये ड्रेनेज बोतल। तो अपन ने कहा हमेशा ड्रेनेज बोतल किसके साथ कनेक्टेड होती है? तो ये किसके साथ कनेक्टेड होती है? चेस्ट ट्यूब के साथ। तो अपन कह सकते हैं इट इज कनेक्टेड विद चेस्ट ट्यूब। ये चेस्ट ट्यूब के साथ कनेक्ट होती है कौन सी? ड्रेनेज बोतल। तो इट इज कनेक्टेड विद चेस्ट ट्यूब। नंबर 1 बात, ये हमेशा कहाँ होनी चाहिए?
इट ऑलवेज बिलो द चेस्ट लेवल। दूसरा देखिए यहाँ दूसरा क्वेश्चन बनता है, इट ऑलवेज बिलो द चेस्ट लेवल। बिलो द चेस्ट लेवल, ये हमेशा चेस्ट लेवल के नीचे होनी चाहिए। तीसरी बात यहाँ इसके लिए देखिए, तीसरी बात क्या है, मैंने कहा हमेशा अपन किसको मॉनिटर करेंगे, यहाँ जो ड्रेन है उसको मॉनिटर करेंगे। तो अपन बोलेंगे मॉनिटर द ड्रेन, मॉनिटर द ड्रेन। और कितना, मॉनिटर द ड्रेन, ये ड्रेन कितना हो सकता है, नॉर्मली ये कितना तक हो सकता है, नॉर्मली ये कितना तक हो सकता है, 70 to 100 ml पर आवर तक हो सकता है। नॉर्मली ये ड्रेन कितना हो सकता है, मॉनिटर द ड्रेन, और ये नॉर्मली कितना हो सकता है, 70 to 100 ml पर आवर हो सकता है। यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इफ ड्रेन मोर देन 70 to 100 ml पर आवर। आपने कहा अगर ये ड्रेन है 70 से लेकर के 100 ml पर आवर से ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे, इफ़ द ड्रेन इज मोर देन 70 to 100 ml पर आवर, देन क्या करेंगे, नोटिफाई द, आंसर देखना है इसका, देन नोटिफाई द SCP। तुरंत यहाँ क्या करेंगे, SCP को नोटिफाई करेंगे। इफ ड्रेन मोर देन 70 to 100 ml पर आवर, देन अपन क्या करेंगे, नोटिफाई द SCP। दूसरी बात यहाँ पर मॉनिटर द ड्रेन और notify the SCP if drainage become bright red and increase suddenly। आपने कहा एक क्वेश्चन यहाँ और बनता है, अपन ने कहा मॉनिटर द ड्रेन, या अपन बोलेंगे नोटिफाई द SCP। नोटिफाई करना चाहिए SCP को, कब करेंगे, अगर ये आपका ड्रेन है वो ब्राइट रेड कलर का, कैसा बन जाए, ब्राइट रेड कलर का। अगर ये कैसा बन जाए, ब्राइट रेड कलर का, इसका मतलब फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है, एंड इंक्रीज सडनली, और अचानक से बहुत ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी अपन SCP को नोटिफाई कर सकते हैं। तो ये जो आपका ड्रेनेज बोतल है, इससे लगभग यही 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। अब दूसरा जो बोतल है आपका, वो है वाटर सील बोतल। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखिएगा, सेकंड जो बोतल आप बता रहे हैं, वो सेकंड बोतल आपका है, सेकंड जो बोतल है वाटर सील बोतल। सेकंड जो आपकी बोतल है वो कौन सी है, वाटर सील बोतल। देखिए, इस वाटर सील बोतल के बारे में सबसे पहले मैं वापस से उस डायग्राम पे आता हूँ। ये देखो, ये है वाटर सील बोतल, ये वाली जो है वाटर सील बोतल। इसमें एक बात देखना, पहला काम तो आपने ये देखा कि यहाँ जो ये वाटर है, ये वाटर किसका काम करता है, सील का काम करता है, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को वापस से प्लूरल कैविटी में जाने से रोकता है, एक बात। दूसरी बात है, देखिए, जब भी ये जो इसमें ये ट्यूब है, ये इसमें कितना डिप हो रखा है, ये ट्यूब लगभग 3 to 5 सेंटीमीटर डिप होता है, 3 to 5, ये लगभग 3 to 5, यूजुअली 2 तो कम से कम रहेगा ही रहेगा, लेकिन नॉर्मली आपका कितना 3 to 5 सेंटीमीटर इसमें डिप रहता है। दो बात हो गई। तीसरी बात देखना, यहाँ पे जनरली होता क्या है, अपन रेस्पिरेशन करते हैं और रेस्पिरेशन में अपन इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन करते हैं।
जब अपन इंस्पिरेशन करेंगे तो एयर का वॉल्यूम चेस्ट में ज़्यादा होगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ पे एयर का वॉल्यूम ज़्यादा आएगा तो यहाँ से वॉल्यूम ज़्यादा आएगा। इसका मतलब इसमें जो बबलिंग है वो बबलिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब अपन एक्सपीरेशन करते हैं तो एयर का वॉल्यूम अंदर क्या हुआ, कम हुआ, और कम हुआ तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो भी क्या होगा, कम। तो यहाँ बबल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो पहले आप बबल्स बढ़े और बाद में कम हुए। जैसे ही आप इंस्पिरेशन करते हो बबल बढ़ेंगे, एक्सपिरेशन में कम होंगे। तो जैसे कभी कम कभी ज़्यादा, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट बबलिंग। क्या बोलते हैं, इंटरमिटेंट बबलिंग। तो एक बात ध्यान रखना, अगर इंटरमिटेंट बबलिंग प्रेजेंट होती है इसका मतलब है ये नॉर्मल कंडीशन है। इसमें इंटरमिटेंट बबलिंग का मतलब होता है ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, ये फंक्शन कर रहा है। तो दूसरा तीसरा जो क्वेश्चन बना, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई क्लाइंट को आईसीडी या ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है और उस वाटर सील बोतल में इंटरमिटेंट बबलिंग प्रेजेंट है, तो बताइए क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा। ऐसे में किसी नर्सिंग इंटरवेंशन रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरमिटेंट बबलिंग नॉर्मल है। तो अपन कह देंगे डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। क्लियर है। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखना यहाँ पे, जब आप इंस्पिरेशन करते हैं, इंस्पिरेशन करेंगे तो यहाँ प्रेशर वॉल्यूम, एयर का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा। एयर का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो इसमें बबल्स भी क्या होंगे, ज्यादा। बबल ज्यादा होंगे तो यहाँ एयर है, जो ये वाटर का लेवल है वो क्या होगा, बढ़ेगा। जैसे ही एक्सपीरेशन करते हैं वॉल्यूम यहाँ क्या हो जाएगा, एयर का कम हो जाएगा, तो वापस से ये वाटर का लेवल कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो जैसे ही आप इंस्पिरेशन करते हैं तो ये वाटर का लेवल बढ़ जाएगा और एक्सपीरेशन में वाटर का लेवल घट जाएगा। तो एक जगह पे ऊपर नीचे गति होना क्या कहलाता है, दोलन गति कहलाता है, ओसिलेशन मूवमेंट कहलाता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, इसमें ओसिलेशन मूवमेंट पाया जाता है, इसी को बोलते हैं कॉलम मूवमेंट पाया जाता है। अगर ये कॉलम मूवमेंट पाया जाता है, ये इसके नॉर्मल फंक्शनिंग को दर्शाता है। तो कॉलम मूवमेंट ऑलवेज प्रेजेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, इसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। एक बात हमेशा। तो एक और क्वेश्चन, इस वाटर सील बोतल में कॉलम मूवमेंट प्रेजेंट होता है। कई बार यहां से डीजीएचएस 2017 में भी एक ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। कई एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, अगर यहां पे बोला जाए कि ये ओसिलेशन जो मूवमेंट आपने बताया, अगर ये ओसिलेशन मूवमेंट स्टॉप हो जाए, बंद हो जाए, तो इसका क्या कारण हो सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखिए, ये ओसिलेशन मूवमेंट बंद होने का कारण, इसका मतलब आगे से जो एयर है उसका मूवमेंट क्या हो गया, बंद हो गया। इसका मतलब इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का प्रभाव बंद हो गया। इसका मतलब हो सकता है ये जो ट्यूब है इसमें ब्लॉकेज हो सकता है। क्या हो सकता है, ब्लॉकेज। एक बात तो इसमें ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। क्लियर है। दूसरा, अगर ये ट्यूब बहुत बड़ी है और अगर क्लाइंट ने क्या किया, पेशेंट ने अपनी पोजीशन चेंज की और पोजीशन चेंज के कारण ये ट्यूब क्या हो गई, मुड़ गई। और अगर ये मुड़ जाएगी तो ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, ऐसी कंडीशन में क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा, लूप बन जाएगा। और लूप बनेगा तो यहाँ पर कॉलम मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं लूप प्रेजेंट हो सकता है। नंबर 2 बातें। नंबर तीसरी बात देखना, आप आगे देखो, यहाँ पे इसके आगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये आपका क्या लगा हुआ, सक्शन लगा हुआ है। अगर ये सक्शन प्रॉपर काम करेगा तो यहाँ एयर को अपने आप ही अंदर क्या करेगा, खींचता रहेगा, तो पीछे से एयर आती रहेगी। और अगर ये आती रहेगी तो ये आपका मूवमेंट होता रहेगा। लेकिन अगर इसने काम करना बंद कर दिया तो आगे से एयर का मूवमेंट नहीं होगा। अगर आगे एयर मूवमेंट नहीं होगा तो आपका ओसिलेशन नहीं होगा। तो अपन तीसरा पॉइंट कह सकते हैं सक्शन नॉट वर्किंग प्रॉपरली वर्किंग नहीं कर रहा है। तीसरी चौथी बात इसके लिए अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, चौथा कारण, आपके लंग्स एक्सपेंशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं। और अगर लंग्स ने एक्सपेंशन करना बंद कर दिया तो आपका रेस्पिरेशन का प्रभाव ही खत्म हो गया, री एक्सपेंडेड हो जाए तो एयर का मूवमेंट नहीं होगा।
ऐसी कंडीशन में भी ओसिलेशन मूवमेंट नहीं होगा। तो 4 कारण आपने बताया। ट्यूब में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, ट्यूब में लूप प्रेजेंट हो सकता है, सक्शन प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा हो, और फोर्थ आपने कहा लंग्स क्या हो जाएं, रीएक्सपेंडेड हो जाएं। तो ये कंडीशन भी आपने देखने को मिलती है। तो यहाँ पे देखिए कई क्वेश्चन बनते हैं किससे, वाटर सील बोतल से। एक और क्वेश्चन बनता है, आपने कहा जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो एक बार बबल्स बढ़ता है, एक बार बबल्स घटता है, इसको इंटरमिटेंट बबलिंग कहते हैं। कई बार इसमें से कंटिन्यू अगर बबलिंग होने लग जाए, इसका मतलब क्या समझेंगे, अगर कंटिन्यू बबलिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं से क्या हो गया, लीकेज हो गया। तो नंबर 1 बात क्या मानेंगे, लीकेज हो गया। और लीकेज तो पहला क्या है, चेक लीकेज इन सिस्टम। दूसरा नर्सिंग इंटरवेंशन, नोटिफाई द एससीपी। और तीसरा इंटरवेंशन है, इसको अपन क्या करेंगे, रिप्लेस कराने में हेल्प करेंगे। तो ये जो आपकी दूसरी बोतल है कौन सी, वाटर सील बोतल, इसके बारे में इतने पॉइंट आपने देखे। अब देखिए एक साथ इनको लिख लेंगे। अब एक बार इसको और समझ लीजिए थोड़ा सा। ये जो आपका है ये वाला सिस्टम, ये क्या है, सक्शन कंट्रोल बोतल है। इस सक्शन कंट्रोल बोतल में देखिए ये जो बीच में है ये लगी हुई है, ये एक क्या है, रूम एयर है। यहां पर जनरली ये जो आपकी ट्यूब आ रही है, ये ट्यूब आ रही है यहाँ पे, और एक ये ट्यूब है। ये पूरा का पूरा वैसे सिस्टम क्या है, बंद है। ये ट्यूब जितना यहाँ पर पानी के अंदर है, जितना पानी के अंदर है उतना ही इसके अंदर क्या होता है, नेगेटिव प्रेशर। जितना सेंटीमीटर आपको लेना है नेगेटिव प्रेशर, उतना ही अपन इसको अंदर डिप करते हैं। और इसका नॉर्मली जो सक्शन प्रेशर होता है -10 सेंटीमीटर ऑफ एस्टो से लेकर के -20 सेंटीमीटर ऑफ एस्टो तक होता है। एक और बात है इसमें, देखिए जनरली अपन बोलते हैं कि यहाँ से ये जो एक इक्वल प्रेशर लगता है, क्योंकि ये वॉल सक्शन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें एक यूनिफॉर्म सक्शन आपने लगा रखा है। तो एयर है वो उसका जेंटल एयर, मतलब अपने यूनिफॉर्मली एयर यहाँ आती रहेगी, तो जेंटल बबलिंग इसमें पाई जाती है। अगर लगता है आपको अचानक से विग्रस बबलिंग होने लग गई, इसका मतलब क्या हो सकता है, एयर लीकेज हो गया। तो 2 क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं, नॉर्मल प्रेशर कितना होता है और ये विग्रस बबलिंग होगी तो क्या करेंगे। क्लियर है। अब मैं इसको 1 बाय 1 लिख देता हूं, अगर आपको समझ में आ गया हो तो। देखिए पहला ड्रेनेज बोतल था, पहला ड्रेनेज बोतल, दूसरा आपने कहा वाटर सील बोतल, दूसरा आपने कहा वाटर सील बोतल। वाटर सील बोतल के लिए पहला पॉइंट क्या था, इट प्रिवेंट्स atmospheric air enters into pleural cavity, तो आपने कहा इट का मतलब या वाटर, तो यहाँ जो इट का मतलब क्या लिखोगे, वाटर प्रिवेंट्स एटमॉस्फेरिक एयर एंटर्स इनटू द प्लूरल स्पेस। यानी कि वाटर क्या काम करता है, एटमॉस्फेरिक एयर को प्रिवेंट करता है कहाँ जाने से, प्लूरल कैविटी में। इसीलिए इस सिस्टम का नाम क्या है, यहाँ वाटर सील सिस्टम, इसीलिए इसका नाम क्या है, वाटर सील सिस्टम, इसीलिए इसका नाम क्या है, इसीलिए इसका नाम है वाटर सील सिस्टम बोला जाता है, वाटर सील सिस्टम बोला जाता है। क्लियर है। देखिए यहाँ पर ये जो आपका बोतल है वाटर सील बोतल, ये कितना भरा हुआ होता है, तो ये हमेशा लगभग कितना, इट कंटेन्स 100 ml NS/ वाटर। ये इसको कितना, ये कितना 100, इस जो वाटर सील बोतल है उसमें कितना रखते हैं अपन, 100 ml NS या वाटर रखा जाता है। उसके बाद में अपन कहते हैं जो ट्यूब होती है वो कितनी डिप होती है वाटर में, तो अपन कह सकते हैं ट्यूब डिप इन वाटर 3 to 5 सेंटीमीटर,
जो ट्यूब है वो कितना डीप होगी वाटर के अंदर, 3 to 5 सेंटीमीटर। मिनिमम कितना होगी, 2 सेंटीमीटर। मिनिमम कितना होगी, 2 सेंटीमीटर। उसके बाद में देखिए आपने कहा था कि जो बबलिंग है इंस्पिरेशन एक्सपीरियंस में कैसी, कभी ज़्यादा कभी कम, तो इसको क्या कहते हैं, इंटरमिटेंट बबलिंग। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमिटेंट इंटरमिटेंट बबलिंग क्या होती है, परजेंट होती है। इंटरमिटेंट बबलिंग परजेंट होती है, परजेंट। इसका मतलब ये क्या है, इंटरमिटेंट बबलिंग क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। तो इसके लिए एक और बात बोलेंगे, ये कैसी है, नॉर्मल फाइंडिंग है, नॉर्मल फाइंडिंग है। क्लियर है। एक और बात देखिए, एक और बात देखिए, इफ कॉन्टिन्यूअस बबलिंग present in water seal bottle, अगर कंटिन्यूअस बबलिंग प्रेजेंट हो वाटर सील बोतल में, तो क्या करेंगे, देखिए ये क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, इफ कंटिन्यूअस बबलिंग प्रेजेंट इन वाटर सील बोतल, तो क्या करेंगे, अगर कंटिन्यूअस है इसका मतलब है कहीं ना कहीं क्या हो सकता है, लीकेज हो सकता है। तो फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट चेक लीकेज इन सिस्टम में सबसे पहले क्या करेंगे, लीकेज चेक करेंगे। दूसरा इसका जो कर सकते हैं, क्या करेंगे, नोटिफाई द एससीपी, ये इसका आंसर है। नोटिफाई द है, प्रायोरिटी बेस्ड है, प्रायोरिटी ये प्रायोरिटी बेस्ड है भाई। पहला काम आपको क्या करना है, लीकेज चेक करना है, दूसरा नोटिफाई, और तीसरा काम यहाँ क्या कर सकते हैं, हेल्प इन चेंज द सिस्टम को चेंज करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आपने कहा हेल्प इन चेंज द सिस्टम में भी अपन हेल्प कर सकते हैं। तो लीकेज इन सिस्टम चेक करेंगे। क्लियर है। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, अभी आपने बोला था क्या, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ओसिलेशन मूवमेंट प्रेजेंट होता है। तो आप कहेंगे इसमें ओसिलेशन मूवमेंट प्रेजेंट, या इसको मैं कह दूंगा कॉलम मूवमेंट। तो ये जो ओसिलेशन मूवमेंट ऑलवेज प्रेजेंट होना चाहिए, ये क्या इंडिकेट करता है, ये क्या बताता है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आईसीडी सिस्टम। ये जो ओसिलेशन मूवमेंट है ये क्या बताता है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। यानी ये ड्रेनेज सिस्टम क्या कर रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा है। तो आपने कहा ओसिलेशन मूवमेंट प्रेजेंट, यानी कॉलम मूवमेंट प्रेजेंट है, इसका मतलब है ये किसको बता रहा है, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ये ओसिलेशन मूवमेंट का हो गया। देखिए यहाँ पे कई बार इसको कहते हैं, ओसिलेशन मूवमेंट का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर वाटर लेवल राइज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड वाटर लेवल राइज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन एंड
डिक्रीज ड्यूरिंग एक्सपीरेशन वही क्या कहलाता है आपका, यही क्या कहलाता है, ओसिलेशन मूवमेंट कहलाता है। ओसिलेशन मूवमेंट का क्या मतलब है, अगर वाटर लेवल राइज होता है इंस्पिरेशन के दौरान और डिक्रीज यानी फॉल होता है किसमें, एक्सपीरेशन में, यही क्या कहलाता है, ओसिलेशन मूवमेंट। क्लियर है। अगर यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, क्वेश्चन बनता है यहाँ, इफ ओसिलेशन मूवमेंट एब्सेंट, oscillation if oscillation movement absent, अगर oscillation movement क्या है, एब्सेंट है, तो इसका कोज क्या होगा, कोज क्या होगा, इसका कारण क्या है, क्या क्या कारण हो सकता है। आपने कहा इफ ओसिलेशन मूवमेंट एब्सेंट, या मैं कह दूं स्टॉप्स, अगर आपके ओसिलेशन मूवमेंट क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए, तो इसका कोज क्या है, कारण क्या क्या कारण हो सकते हैं। इफ ओसिलेशन मूवमेंट एब्सेंट या स्टॉप्स, तो क्या कोज हो सकता है, इसको देखिए एक एक कोज अपन देखते हैं। ओसिलेशन मूवमेंट एब्सेंट कब होगा, जब एयर का वहां से मूवमेंट नहीं होगा, इसका मतलब ट्यूब क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं पहला कारण इसका, ट्यूब इज ऑब्स्ट्रक्टेड, ट्यूब क्या हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्टेड हो सकती है। दूसरा कारण क्या गया, लूप परजेंट इन ट्यूब, दूसरा कारण हो सकता है लूप परजेंट हो सकता है। तीसरा कारण मैंने बताया था आपको, सक्शन नॉट वर्किंग, अगर सक्शन काम नहीं करे तो वैसा हो सकता है। और फोर्थ आपने कहा था लंग्स हैज री एक्सपेंडेड, अगर लंग्स री एक्सपेंडेड हो जाएं तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, ओसिलेशन मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो जो आपका ऑप्शन में आए, जो भी आपको एग्जामिनर पूछे, वैसा ही ऑप्शन अपन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। क्लियर है। तो ऐसा क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा सकता है। तो ये सेकंड जो बोतल आपने पढ़ी वो कौन सी थी, वाटर सील बोतल, कौन सी थी, वाटर सील बोतल। क्लियर है। अब आपकी थर्ड बोतल आती है, यहाँ पे थर्ड बोतल आती है सक्शन कंट्रोल बोतल, सक्शन कंट्रोल बोतल। थर्ड जो बोतल आती है वो कौन सी है, सक्शन कंट्रोल बोतल। देखिए सक्शन कंट्रोल बोतल में यहाँ पर जो प्रेशर आप लेते हैं, प्रेशर नॉर्मल जो प्रेशर कितना होता है, नेगेटिव प्रेशर अपन मेंटेन करते हैं। तो अपन ने कहा नॉर्मल जो प्रेशर अपन इसमें लेते हैं, प्रेशर अपन लेते हैं वो कितना होता है, -10 सेंटीमीटर ऑफ H2O से -10 सेंटीमीटर ऑफ H2O से -20 सेंटीमीटर ऑफ H2O तक होता है। मैंने कहा -10 सेंटीमीटर ऑफ H2O से कितना तक होता है, -20 सेंटीमीटर ऑफ H2O तक अपन लेते हैं। जनरली जो लिया जाता है वो -10 सेंटीमीटर ऑफ H2O तक लिया जाता है। क्लियर है। तो सक्शन कंट्रोल बोतल में नॉर्मल प्रेशर कितना होगा, -10 सेंटीमीटर ऑफ H2O। देखिए सक्शन कंट्रोल बोतल में आपको पता है सक्शन के कारण जेंटल बबलिंग होना क्या है, लाजमी है। तो एक और बात, अगर इसमें जेंटल बबलिंग पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जेंटल बबलिंग पाया जाता है, जेंटल बबलिंग होता है, इसका मतलब ये क्या है, नॉर्मल, क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। अगर इसमें जेंटल बबलिंग पाया जाता है तो वो क्या है, नॉर्मल
फाइंडिंग है। ऐसा ही अगर अपन दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आपको बोला जाए इसके अंदर विग्रस बबलिंग है, इफ विग्रस बबलिंग, इफ विग्रस बबलिंग, अगर इसके अंदर सक्शन कंट्रोल बोतल में विग्रस बबलिंग है तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या होगा, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, प्रायोरिटी क्या होगी, चेक लीकेज इन सिस्टम। यहाँ सिस्टम में क्या करेंगे, लीकेज चेक करेंगे। अगर यही आपको विग्रस बबलिंग है या कंटिन्यूअस बबलिंग है, ये आपको न्यूमोथोरेक्स में दिखता है सक्शन कंट्रोल बोतल में, तो वो एक नॉर्मल फाइंडिंग है। वो क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर विग्रस बबलिंग में क्या करेंगे, लीकेज चेक करेंगे सिस्टम में। दूसरा वही अपन ने कहा नोटिफाई द एससीपी को नोटिफाई करेंगे। और तीसरी बात आपने यहाँ बोली थी, क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किसमें, सिस्टम को चेंज करने में। तो अपन कह सकते हैं हेल्प इन चेंज द सिस्टम को चेंज करने में हेल्प करेंगे। तो ये प्रायोरिटी वाइज, फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी, सेकंड प्रायोरिटी ये होगी, थर्ड प्रायोरिटी ये होगी। क्लियर है बात को, ये दो बातें थी। देखिए एक दो इम्पोर्टेंट बात और हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, एक दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं यहाँ पे। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे इफ, एक दो क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या करना है देखिए, अगर आपका ये जो बॉटल है, ये वाटर सील बोतल है, अगर ये टूट जाए, क्या हो जाए, टूट जाए या क्रैक हो जाए, ब्रेक हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होगा। देखना, एक प्रायोरिटी हमेशा याद रखना, इस बोतल सिस्टम के कारण एनवायरमेंटल एयर है वो वापस से कहाँ नहीं जानी चाहिए, चेस्ट कैविटी में नहीं जानी चाहिए। इसके लिए जो आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। देखिए अगर आपका इफ वाटर सील बोतल, if water seal bottle breaks oblique cracks, then आप क्या करेंगे, तो आप क्या करेंगे, देखिए ऐसी कंडीशन में जब ये लीकेज हो जाएगी, बोतल टूट जाएगी, तो यहाँ पर एयर कहाँ जा सकती है, चेस्ट कैविटी में। तो आप क्या करेंगे, तुरंत आपको चेस्ट ट्यूब को ले निकाल के और चेस्ट ट्यूब को किस में डिप कर देंगे, वाटर में डिप कर देंगे, जिससे कि एयर कहाँ नहीं जा पाए, कहाँ नहीं जाए, आपकी प्लूरल कैविटी में नहीं जाएगी। तो अपन कह सकते हैं डिप द टिप ऑफ चेस्ट ट्यूब, डिप द टिप ऑफ चेस्ट ट्यूब इन NS बोतल ओब्लिक पॉट ऑफ वाटर, या किसी वाटर के बर्तन में अपन इसको क्या कर देंगे, डिप कर देंगे। उसके बाद में फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कौन सी होगी, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी क्या होगी यहाँ, नोटिफाई द SCP। थर्ड प्रायोरिटी यहाँ क्या होगी, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ क्या लिखेंगे, थर्ड प्रायोरिटी इस क्वेश्चन की आपने कहा चेंज द सिस्टम, थर्ड में आप करेंगे चेंज कर देंगे इसको। तो तीन प्रायोरिटी बेस्ड आपने कहा। सबसे पहला काम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर ऐसा बोतल या सिस्टम, तो पहला काम करेंगे जो आपकी चेस्ट ट्यूब है, उस चेस्ट ट्यूब को किसी भी वाटर या NS की बोतल में डिप करेंगे, जिससे कि एनवायरमेंटल एयर है वो वापस से कहाँ नहीं जाएगी, चेस्ट कैविटी, चेस्ट ट्यूब में नहीं जाएगी। क्लियर है। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, थोड़ा सा देखिए, कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द नर्सिंग एक्शन, क्या नर्सिंग एक्शन होगा इफ चेस्ट ट्यूब डिस्लोज फ्रॉम द इंसर्शन साइट। अगर आपकी इंसर्शन साइट से चेस्ट ट्यूब क्या हो जाए, डिसलोचमेंट हो जाए,
बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पहले भी आपको कहा है आपका प्रायोरिटी यहाँ पर क्या होना चाहिए, एनवायरमेंटल एयर है वो चेस्ट कैविटी में नहीं जानी चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, स्किन को यहाँ से पिंच करेंगे और वहाँ पे एडहेसिव टेप लगा देंगे, तो जिससे कि आपका कोई भी एयर लीकेज नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज नर्सिंग एक्शन, व्हाट इज नर्सिंग एक्शन if chest tube dislodged from insertion site, dislodged from insertion site। अगर इंसर्शन साइट से डिसलॉजमेंट हो जाए तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, तो यहाँ क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे, आपने कहा pinch the skin together and apply adhesive tape, और एडहेसिव टेप को क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। क्लियर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगर इसी क्वेश्चन की जगह आपको आ जाए कि अगर ये चेस्ट ट्यूब है, ये कहाँ से डिसलॉजमेंट हो जाए, ड्रेनेज बोतल से डिसलॉजमेंट हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, किसी NS या वाटर की बोतल में उसको डिप कर देंगे। क्लियर है। कई बार एक छोटा मोटा क्वेश्चन और डालता है कि अगर किसी पेशेंट को ICD सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम लगा हुआ है, अगर उस पेशेंट को आप CT स्कैन के लिए ले जाएंगे या पेशेंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्ट करेंगे या किसी बेड को यहाँ से लेके जाएंगे, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप किसी पेशेंट का ICD सिस्टम के साथ ट्रांसपोर्ट करते हो तो ऐसी कंडीशन के अंदर सिस्टम के अंदर जो आपकी ड्रेनेज बोतल है उसको हमेशा आपके कहाँ लेके जाएंगे, चेस्ट लेवल के नीचे। अगर आप मेंटेन करके ले जाते हैं तो इसको क्लेम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप CT स्कैन के लेके जाते हैं और अगर इस बोतल को आपने बेड पे रखा है और वहां पर ग्रेविटी मेंटेन नहीं हो रही है, तो SCP के प्रिस्क्रिप्शन के साथ में इसको 2 जगह से क्या कर देंगे, क्लेम कर देंगे। उसके बाद ही पेशेंट को क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस भी किए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। तो आज आपने कहा ICD सिस्टम क्या होता है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, इसको अपन ने क्यों बोला है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, ये सारी बातें की। इसके अंदर आपने डेफिनेशन इसमें देखा, उसके बाद में पर्पज क्या होता है, इंडिकेशन क्या होते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इसको इन्फ्लुएंस करते हैं, उसके बाद में टाइप्स कौन कौन से हैं, 1 बोतल सिस्टम आपने पढ़ा, 2 बोतल सिस्टम आपने पढ़ा और 3 बोतल सिस्टम पढ़ा। ओके, थैंक यू।